हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। सो ये वाली वीडियो जो है टॉपिक्स के लिए है कि कौन कौन से इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स है जो क्लास ट्वेल्थ के बोर्ड यूपी बोर्ड एग्ज़ाम्स में आ सकते हैं। सो लेट स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले पहला चैप्टर जो है वो है आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। ठीक है, वो पहले के टाइम पे चैप्टर नंबर 2 था, बट अब चैप्टर नंबर 1 यही है। तो इसके इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स क्या क्या हैं ये देख लेते हैं। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स इसमें सबसे पहला दे रखा है स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। ठीक है, फ्लावर और जो उसके पार्ट्स हैं उनका जो स्ट्रक्चर है, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। डायग्राम वाले क्वेश्चंस में आएगा और इसमें थोड़ा बहुत एक्सप्लेनेशन भी आ सकता है। तो जो फ्लावर का डायग्राम है स्पेशली बाइसेक्सुअल फ्लावर का, वो याद रख लेना, मतलब उसको देख लेना। पॉलिनेशन टाइप्स एंड एजेंट्स, पॉलिनेशन के कितने टाइप होते हैं? 2 टाइप होते हैं। ठीक है, और उन 2 में भी जो क्रॉस पॉलिनेशन होते हैं उसके भी 2 टाइप होते हैं। तो टोटली 3 टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन होता है और उसके एजेंट्स, पॉलिनेटिंग एजेंट्स, इन पे क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो गए। नेक्स्ट है डबल फर्टिलाइजेशन प्रोसेस, जो लगभग सभी को बहुत अच्छे से याद होगी क्योंकि सबसे ज़्यादा इस पर फोकस किया जाता है, बहुत क्वेश्चन आता है इससे। फिर क्या है डेवलपमेंट ऑफ सीड एंड फ्रूट्स। ठीक है, कैसे करके सीड का एंड फ्रूट्स का डेवलपमेंट होता है, डायरेक्टली होता है या इनडायरेक्टली होता है। सीड जो होता है वो कितने टाइप्स का होता है, कब किस टाइप को हम किस टाइप का सीड बोलेंगे। ठीक है, फ्रूट कितने टाइप के होते हैं, कब किस चीज़ से डेवलप हुए फ्रूट को हम लोग ट्रू फ्रूट बोलते हैं, किस चीज़ से डेवलप हुए फ्रूट को फॉल्स फ्रूट बोलते हैं। तो ये क्वेश्चन आते हैं। देन उसके बाद में इम्पॉर्टेंट है एपोमिक्सिस एंड पॉलीएम्ब्रियोनी। तो एपोमिक्सिस एंड पॉलीएम्ब्रियोनी दोनों ही हेडिंग्स छोटी छोटी सी हैं, बहुत थोड़ा सा टॉपिक है, बट फॉर श्योर बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, इससे क्वेश्चन कैसा बनेगा, जैसे कि वही फ्लावर वाला बताया था, तो उसका एक आ सकता है डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन। किस तरह से करके आ सकता है? एलएस ऑफ फ्लावर, या तो फिर फ्लावर का एलएस दे देंगे, या फिर एम्ब्रियो सेक का पूरा वेल लेवल्ड जो डायग्राम होता है वो बनाने के लिए दे देंगे। 3 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है जिसमें डबल फर्टिलाइजेशन को एक्सप्लेन करने के लिए दिया होगा और साथ में और भी कुछ हो सकता है। सिमिलरली 5 मार्क्स का क्वेश्चन हो सकता है जिसमें पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स को डिस्क्राइब करने की बात कही जा सकती है। जैसे कि पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट में क्या लिखोगे आप, कि जो जाइगोट होता है वो कन्वर्ट हो जाता है किस में? एम्ब्रियो में। ठीक है, जाइगोट का कन्वर्जन एम्ब्रियो में हो जाएगा, जो भी पेटल सेपल होंगे वो सब विदर ऑफ हो जाएंगे। ठीक है, और जो ओवरी होगी वो फ्रूट में कन्वर्ट हो जाएगी, ओव्यूल सीड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यही पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स होते हैं फ्लावर के। देन सेकेंड चैप्टर ह्यूमन रिप्रोडक्शन, जो कि अब के टाइम पर सेकेंड है बट पहले कभी थर्ड चैप्टर था, इसलिए यहाँ पे चैप्टर 3 लिखा हुआ है। इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक सबसे पहले तो डायग्राम्स है। ठीक है, जो भी रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स है, मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स, इनके जो डायग्राम है, ठीक है, तो वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद में है गैमीटोजेनेसिस, यानी कि गैमीट फॉर्मेशन की कंप्लीट प्रोसेस, स्पर्म फॉर्मेशन की कंप्लीट प्रोसेस एंड ओवम फॉर्मेशन की कंप्लीट प्रोसेस। दोनों ही लेंदी प्रोसेस है, उनके सारे स्टेप्स कौन कौन से होते हैं, क्या किस प्रोसेस का क्या नाम होता है, किस एज में कौन सी प्रोसेस होती है, कितने दिन या जो भी है कितनी सेल्स बनती हैं, सब कुछ यहाँ पर इसमें डिटेल में पढ़ के याद करके जाना पड़ेगा। देन नेक्स्ट टॉपिक है मेंस्ट्रुअल साइकिल, यानी कि मेंस्ट्रुएशन से रिलेटेड जो पूरा साइकिल है 28 डेज़ का, उसके सारे अलग अलग स्टेजेस, किस स्टेज में कितना ओवम में वर्क हो रहा होता है, ओवम कहाँ पर पहुँच जाता है, किस में जो ओवम है ओव्यूलेट हो जाता है, देन कब कॉर्पस ल्यूटियम बन जाता है। तो ये सब कुछ हम लोगों को पढ़ना पड़ेगा। और मेंस्ट्रुअल साइकिल में अलग अलग टाइम पर अलग अलग हार्मोन्स का रिलीजन होता है, तो वो भी पढ़ना पड़ेगा। देन होता है फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन। ठीक है, तो इसके नेक्स्ट टॉपिक इंपॉर्टेंट कौन कौन से हो गए? फर्टिलाइजेशन, इम्प्लांटेशन, पार्च्यूरेशन एंड लैक्टेशन। तो फर्टिलाइजेशन मतलब कि फ्यूज़न ऑफ गैमीट्स, इम्प्लांटेशन मतलब जायगोट का इम्प्लांटेशन इन द एम्ब्रियो ऑफ द फीमेल, एंड पार्च्यूरेशन मीन्स द टाइम पीरियड, जेस्टेशन इज़ मिसिंग हियर। तो जेस्टेशन जो होता है वो टाइम पीरियड होता है जब एम्ब्रियो डेवलप हो रहा होता है, एंड पार्च्यूरेशन कहते हैं डिलीवरी को। देन उसके बाद में लैक्टेशन पीरियड वो होता है जब 6 मंथ तक ब्रेस्ट फीडिंग मदर कराती हैं। ठीक है,
देन उस पर क्वेश्चंस कैसे बन सकते हैं इस चैप्टर में, जो भी टॉपिक्स बताए उनसे कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं। पहला तो आ सकता है वही डायग्राम से रिलेटेड, मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के डायग्राम से रिलेटेड। 3 नंबर के लगभग का क्वेश्चन आ सकता है स्टेजेस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, और 5 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है स्पर्मेटोजेनेसिस विद डायग्राम। ठीक है, तो डायग्राम का मतलब फ्लो चार्ट के टाइप का कुछ बनेगा जिसमें पूरा स्पर्मेटोजेनेसिस डिटेल में दिया गया होगा। चैप्टर नंबर 4 जो कि चैप्टर नंबर 3 है आपका, इसके इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन कौन से हैं? प्रॉब्लम्स रिलेटेड विद रिप्रोडक्टिव हेल्थ। ठीक है, क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं, क्या मिथ होते हैं सोसाइटी में और कैसे इनको सॉल्व किया जाए। गवर्नमेंट तौर पर क्या क्या चीज़ें इन पर की गई हैं इनके सोल्यूशन के लिए। देन कंट्रोल्स मेथड, ठीक है, बर्थ कंट्रोल मेथड जो जो अलग अलग टाइप के होते हैं वो सभी। फिर उसके बाद में एसटीडीज़, तो एसटीडीज़ में जो एड्स है इसके तो क्वेश्चंस अभी आगे भी जो हेल्थ वाला जो चैप्टर है उसमें भी देखने को मिलेंगे। और जो एसटीडीज़ हैं ये गोनोरिया, सिफिलिस और एड्स, ठीक है, इनके बारे में पढ़ना है। गोनोरिया सिफिलिस के बारे में थोड़ा थोड़ा, बट एड्स थोड़ा डिटेल में। फिर उसके बाद में आता है एसटीडीज़ में ना से जो ट्रांसफ़र, मोड ऑफ ट्रांसफ़र तो पढ़ने ही होते हैं, बट सिम्टम्स भी थोड़े बहुत पढ़ने होते हैं। कुछ एसटीडीज़ ऐसी होती हैं जो इररिप्लेसेबल, या ये कहो कि दोबारा से हम उनको सही नहीं कर सकते, तो वो वाली कुछ ऐसी डिसीज़ के नाम भी याद करने होंगे। देन आता है असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज़, यानी कि इनफर्टिलिटी से रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए जो टेक्निक्स बायोलॉजी में अवेलेबल हैं वो। ठीक है, उसमें से एक आता है आईवीएफ, जिफ्ट, ठीक है, गिफ्ट जिसको बोल सकते हैं, इस तरीके से और भी होते हैं, तो उन सभी को हम लोगों को पढ़ना पड़ेगा। और इनमें क्या होता है कि इनमें क्वेश्चन कैसे आते हैं, डोनर दे रखा होगा आपको कि फादर इज़ डोनर एंड सेरोगेट मदर किसी में होगी किसी में नहीं होगी, तो ये पूछेंगे कि किस जगह पर कौन सी टेक्निक का यूज़ होगा, किस कंडीशन में कौन सी टेक्निक यूज़ होगी, तो इस तरह का क्वेश्चन आता है। ठीक है, क्वेश्चन कैसा आएगा देख लेते हैं एक बार। देखो, नेम 2 एसटीडीज़, कोई भी 2 एसटीडीज़ के नाम, तो कहीं नाम दे रखा होगा तो ऑब्वियसली 1 नंबर का अगर दिया है तो नाम ठीक है इतना पूछ सकते हैं, बट अगर 2-3 नंबर का पूछ रहे हैं तो उसमें सिम्टम्स भी दे सकते हैं एंड पूछ सकते हैं कि ये क्योरेबल है या नहीं। 3 नंबर का क्वेश्चन कैसा आएगा, जिसमें बर्थ कंट्रोल मेथड्स दे रखे होंगे। 5 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है जिसमें जो ART टेक्निक्स हैं जो अभी मैंने बताई हैं कि इनफर्टिलिटी को सॉल्व करने वाली कुछ टेक्निक्स होती हैं, किस कंडीशन में कौन सी टेक्निक यूज़ होगी वो क्वेश्चन आ सकता है। देन सेकेंड यूनिट कौन सी है, जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन, तो इसमें जो पहला चैप्टर है वो है प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। इसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन कौन से हैं, मेंडल्स एक्सपेरिमेंट्स एंड लॉज। फिर उसके बाद में आता है मोनो हाइब्रिड एंड डाई हाइब्रिड क्रॉस। ठीक है, मेंडल के कितने जो लॉ दे रखे हैं उन्होंने, 3 लॉ दिए हुए हैं, तीनों पढ़ने हैं। एक्सपेरिमेंट उन्होंने पी पर किया था, ठीक है, गार्डन जो पी होती है उस पर एक्सपेरिमेंट किया था। क्यों इन्होंने गार्डन पी को चुना, ये क्वेश्चन आता है। ठीक है, कुछ ऐसे स्पेशल फीचर्स जिसकी वजह से गार्डन पी में इन एक्सपेरिमेंट को करना इजी था, तो वो सारे फीचर्स पढ़ना है। ठीक है, उस पर क्वेश्चन आता है कि क्यों मेंडल ने गार्डन पी को चूज़ किया। मोनो हाइब्रिड एंड डाई हाइब्रिड क्रॉस की हेल्प से हम लोग अलग अलग लॉ को डिफाइन करते हैं, तो वो भी पढ़ लेना। टेस्ट क्रॉस एंड बैक क्रॉस, ठीक है, इनको थोड़ा सा समझना पड़ेगा और इजी है, कुछ ज़्यादा इसमें रॉकेट साइंस नहीं है, अगर समझेंगे तो बहुत आसानी से आ जाने वाले हैं। ठीक है, फिर उसके बाद में आता है इनकम्प्लीट डोमिनेंस एंड को डोमिनेंस। तो जो डोमिनेंस है, नॉर्मली जो डोमिनेंस होता है पढ़ा है अभी तक, लॉ ऑफ डोमिनेंस ऑफ मेंडल, ठीक है, तो वो तो मालूम ही है, लेकिन 2 चीज़ें और होती हैं, इनकम्प्लीट डोमिनेंस एंड को डोमिनेंस। इनकम्प्लीट डोमिनेंस किस में देखने को मिलता है, कब किस कंडीशन में देखने को मिलता है, किसने सर्च किया सबसे पहले, डिस्कवर किया, तो वो भी पढ़ लेना। ठीक है, कार्ल कॉरेंस नाम के एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने इनकम्प्लीट डोमिनेंस दिया था। और को डोमिनेंस कहाँ देखने को मिलता है, इसका तो एकदम अच्छे से बढ़िया केस स्टडी है ब्लड ग्रुप पर, ह्यूमन ब्लड ग्रुप पर, तो वो पढ़नी है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक क्या है, ब्लड ग्रुप्स इनहेरिटेंस, वही को डोमिनेंस वाला केस। देन उसके बाद डिटर्मिनेशन, जेंडर डिटर्मिनेशन, सेक्स डिटर्मिनेशन, ठीक है, यानी कि जेंडर डिसाइड करना बिफोर द बर्थ। ठीक, उसके बाद में इसमें क्वेश्चन कैसे आएंगे, मतलब मैंने बता तो दिया टॉपिक्स क्या है, बट कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं, कितने नंबर का आएगा, तो ये देख लेते हैं। न्यूमेरिकल बेस्ड फाइंड F2 रेशियो, हो सकता है कि कोई भी 2 क्रॉस मतलब 2 कॉम्बिनेशन दे दे पेरेंट्स के, ठीक है,
पेरेंट्स के जीनोटाइप के कॉम्बिनेशन दे दे, उनके बीच में क्रॉस करवाना हो, F1 जनरेशन निकालनी हो, देन F2 निकालनी हो, फिर उसमें रेशियो फाइंड करना हो। ठीक है, एक तो ये क्वेश्चन का टाइप हो गया। दूसरा है 3 नंबर का क्वेश्चन जिसमें इनकम्प्लीट डोमिनेंस को एक्सप्लेन करना है विद एग्जाम्पल। सिमिलरली को डोमिनेंस भी आ सकता है और भी कोई कंप्लीट डोमिनेंस भी दे सकते हैं इसी जगह पर। ठीक है, 5 नंबर का क्वेश्चन कैसे आएगा, जितने भी मेंडल के लॉ है उनको डिस्क्राइब करिए। इस तरह का क्वेश्चन 5 नंबर में आ सकता है। देन नेक्स्ट है, नेक्स्ट चैप्टर कौन सा है इसमें, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, यानी कि वो चैप्टर जिसमें हम लोग डीएनए आरएनए के बारे में पढ़ेंगे। इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए एंड आरएनए। तो आरएनए का स्ट्रक्चर एज सच उतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना कि डीएनए का है। डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल ज़रूर पढ़ लेना है। ठीक, उसके बाद में क्या आता है, डीएनए रेप्लिकेशन एंड प्रोसेस। इसमें जो डीएनए रेप्लिकेशन की पूरी प्रोसेस है वो, उसके स्टेप्स, कहाँ पर कौन सा एंजाइम यूज़ हो रहा है, ये सब पढ़ना पड़ेगा। ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, जेनेटिक कोड। ठीक है, ये सारे टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है, ट्रांसलेशन क्या होता है, जेनेटिक कोड कहाँ वर्क करता है, इसके कुछ फीचर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिर उसके बाद में आता है रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन। जीन एक्सप्रेशन को रेगुलेट कैसे किया जा सकता है, और एक एग्जाम्पल, यानी कि एग्जाम्पल कौन सा, लैक ओपेरॉन का, जो कि एक बैक्टीरिया के अंदर होता है, ये वाला ज़रूर पढ़ना है। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट ह्यूमंस के जीन से रिलेटेड जो एक प्रोजेक्ट बनाया गया था जिसको मेगा प्रोजेक्ट भी कहते हैं, इसके बारे में भी पढ़ना ज़रूरी है। ठीक है, इस पर क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं, 3 तरह के क्वेश्चन है इसमें दे रखे। एग्जाम्पल के तौर पे डायग्राम बेस्ड आ सकता है कि डीएनए का, या फिर एप्लीकेशन का डायग्राम दे देंगे। डीएनए का कौन सा देंगे, डबल हेलिक्स मॉडल, और रेप्लिकेशन का तो वही पूरा रेप्लिकेशन कैसे हो रहा है, रेप्लिकेटिंग फॉर्क बना करके उसको बताओ। ठीक है, ये सारा कुछ जो होगा वो डायग्राम के बेसिस पे दे सकते हैं। फिर 3 नंबर का क्वेश्चन हो सकता है डिफरेंस बिटवीन डीएनए एंड आरएनए। तो ये तो एनसीईआरटी में भी वेल डिफाइंड है कि क्या डिफरेंस होता है डीएनए और आरएनए के बीच में, तो ज़रूर पढ़ना है। 5 नंबर का एक जो क्वेश्चन दे सकते हैं वो कैसा दे सकते हैं, या तो ट्रांसक्रिप्शन या ट्रांसलेशन या फिर दोनों। ठीक है, दोनों के स्टेप्स यूज्ड, जो यूज़ होने वाली जितनी भी चीज़ें, जैसे एंजाइम्स हो गए, कुछ प्रोटीन्स हो गए, कुछ फैक्टर्स यूज़ होते हैं जैसे कि रो फैक्टर, सिग्मा फैक्टर, वो कहाँ कहाँ यूज़ होते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें इसमें पढ़नी पड़ेंगी। देन नेक्स्ट चैप्टर है इवोल्यूशन। तो इसमें इंपॉर्टेंट क्या क्या है, थ्योरीज ऑफ इवोल्यूशन, किसने किसने थ्योरीज दी, जैसे लैमार्क ने दी है, डार्विन ने दी है, नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी दी गई है, ठीक है, डार्विन की ही है। तो ये सब कुछ आपको पढ़ना पड़ेगा। हार्डी वीनबर्ग प्रिंसिपल, ये प्रिंसिपल बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी एक इक्वेशन है जो कि मैथमेटिकल इक्वेशन से काफ़ी रेलिवेंट मैच करती है, बिल्कुल वैसी ही है। ठीक है, तो वो एक बार जैसे मैथमेटिकल हमें इक्वेशन आती होगी तो ये भी आ जाएगी बहुत ईजिली। फिर टाइप्स ऑफ इवोल्यूशन, इवोल्यूशन के टाइप कौन कौन से हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इवोल्यूशन के टाइप और ऑर्गन्स पूछते हैं कि इवोल्यूशन के बेसिस पे ऑर्गन्स कितने टाइप के होते हैं, जैसे कि एक होता है होमोलॉगस ऑर्गन, ठीक है, और होता है एनालॉगस ऑर्गन। ठीक है, ये पूछते हैं, ये क्वेश्चंस आते हैं। ठीक, फिर एक और क्वेश्चन यहाँ पर मिसिंग है, एडेप्टिव रेडिएशन का क्वेश्चन भी आता है, बहुत पूछते हैं एडेप्टिव रेडिएशन करके। ठीक है, एडेप्टिव रेडिएशन जो है वो बहुत ही छोटा टॉपिक है और बहुत ही ईजिली ख़त्म हो जाएगा, तुरंत समझ में आ जाने वाला है। फिर उसके बाद में आता है ह्यूमन इवोल्यूशन। ठीक है, ह्यूमन का इवोल्यूशन कैसे, कौन से ह्यूमन सबसे पहले आए, किसमें कितनी क्रैनियल कैपेसिटी थी, क्या फीचर्स थे, वो लोग शिकार करना जानते थे या नहीं जानते थे, तो ऐसे कई सारी चीज़ें हम लोगों को इसमें देखनी पड़ेंगी। देन क्वेश्चन के टाइप कैसे होंगे, हो सकता है हार्डी विनबर्ग प्रिंसिपल दे दिया जाए लिखने के लिए, या फिर डिफरेंसेस दे दिया जाए लैमार्क और डार्विन की थ्योरी के बीच में। ठीक है, या फिर हो सकता है कि एविडेंसेस ऑफ इवोल्यूशन दे दिए जाएँ, जैसे कि पूछ लें कि बताओ क्या क्या एविडेंसेस हैं इवोल्यूशन के। ठीक है, तो उसके लिए आ जाएगा फॉसिल्स हो गए, फॉसिल फ्यूल नहीं, फॉसिल्स हो गए। ठीक है, और क्या क्या हैं जो भी अभी इस टाइम पर लिविंग फॉसिल हैं, वो कनेक्टिव लिंक्स हो गए। ठीक है, ये सब चीज़ें जो होती हैं वो एविडेंस होती हैं। तो ये सब आगे पढ़ा दिया जाएगा, तो ध्यान देना इन पर, इन टॉपिक्स पर विशेष कर ध्यान दें, मतलब अच्छे से पढ़ें। फिर अगला आता है यूनिट बायोलॉजी इन ह्यूमन वेलफेयर। इसका पहला चैप्टर है ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज़, बहुत ही अच्छा ईजी चैप्टर है। इसमें कैसे कैसे टॉपिक्स हैं जो इम्पॉर्टेंट है,
टाइप्स ऑफ डिसीज़, कौन कौन सी डिसीज़ है, इन्फेक्शियस, नॉन इन्फेक्शियस। इन्फेक्शन में कौन कौन सी आती हैं, जितनी भी इन्फेक्शियस डिसीज़ है वो गिनती की कुछ है तो वो सारी याद कर लेना। एनसीईआरटी में जितनी दी गई है केवल वही वही पढ़नी है, ठीक है, एनसीईआरटी बेस्ड। देन उसके बाद इम्यूनिटी। इम्यूनिटी के टाइप्स, एंटीबॉडीज़ क्या होता है, वैक्सीन क्या होती है, इम्यूनिटी के कौन कौन से टाइप होते हैं, कब कैसा रिएक्शन मिलता है, कैसे वर्क करती हैं, कौन कौन सी सेल इन्वॉल्व होती हैं, ये सब कुछ पढ़ना है। फिर उसके बाद में डिसीज़। डिसीज़ ये वाली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एड्स, कैंसर, मलेरिया, टाइफॉइड, ठीक। और उसके बाद में लास्ट टॉपिक आता है ड्रग एंड एल्कोहल अब्यूज़। तो ड्रग एंड एल्कोहल अब्यूज़ यानी कि ड्रग्स और एल्कोहल से क्या इफ़ेक्ट पड़ता है सोसाइटी में, एक पर्सन की लाइफ में भी, और उसके अलावा अगर उसको छोड़ना हो तो क्या क्या इफ़ेक्ट देखने को मिलते हैं, ठीक है, हेल्थ पर कैसे इफ़ेक्ट दिखते हैं। फिर इससे जो इससे रिलेटेड क्वेश्चन है वो कैसे होंगे, पहला तो हो सकता है पैथोजन ऑफ मलेरिया। तो पैथोजन ऑफ मलेरिया का ऐसा नहीं एक क्वेश्चन दे दिया जाएगा बस पैथोजन का नाम बता दो, नहीं, हो सकता है उसकी लाइफ साइकिल भी पूछ लें, ठीक है। इसकी लाइफ साइकिल बहुत ज़्यादा पूछी जाने वाला क्वेश्चन है, तो लाइफ साइकिल भी दे सकते हैं, मलेरिया का पैथोजन प्लाज्मोडियम वाइवेक्स का लाइफ साइकिल। देन 3 नंबर का क्वेश्चन हो सकता है टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी पर, ठीक है, कि इम्यूनिटी के टाइप दे दें कि कौन कौन से टाइप की इम्यूनिटी होती है, किस में कैसे सेल्स वर्क करती हैं, कौन सी सेल मेडिएटेड है, कौन सी एंटीबॉडी मेडिएटेड है, ठीक है, ये सारे। और 5 मार्क्स क्वेश्चन हो सकता है कि कॉजेस एंड प्रिवेंशन ऑफ एड्स, ठीक है, तो एड्स के कॉजेस एंड प्रिवेंशन, सिर्फ इतना ही नहीं होगा, हो सकता है लाइफ साइकिल भी दे दिया जाए, ठीक है। तो जो भी लाइफ साइकिल दे रखी है इस चैप्टर में, 2 लाइफ साइकिल हैं, पहली तो है प्लाज्मोडियम वाइवेक्स की, ठीक है, दूसरी है एड्स के वायरस की, तो इनको याद रखना, इनको ज़रूर पढ़ लेना है, ईजी हैं और बहुत ही अच्छे समझ में आ जाने वाली है। माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर बहुत ही अच्छा चैप्टर है, इजी ये भी है, सभी चैप्टर्स इजी है एक्चुअल में, ये भी इजी है, ठीक है। माइक्रोब्स इन फूड इंडस्ट्री, सबसे पहले तो ये देख लो कहाँ कहाँ फूड इंडस्ट्री में यूज़ होता है। फिर सीवेज ट्रीटमेंट के 2 स्टेप होते हैं, वो दोनों पढ़ लो। माइक्रोब इन बायोगैस प्रोडक्शन, कैसे बायोगैस बनती है, एंटीबायोटिक्स कैसे बनते हैं, मतलब कौन से एंटीबायोटिक सबसे पहले बनाया गया, कैसे उसकी प्रोसेस थी, या कहाँ यूज़ किया, किसको नोबेल प्राइज़ मिला, ठीक, क्या स्टोरी थी इसकी, और होता क्या है एंटीबायोटिक्स, बायो फर्टिलाइज़र क्या होते हैं, ठीक है, ये क्वेश्चंस बहुत आते हैं। तो क्वेश्चन कैसा बनेगा इसमें, पहला 1 नंबर का हो सकता है कि माइक्रोब के नाम पूछ लें दही वाले, ठीक है, कर्ड में कौन कौन से माइक्रोब होते हैं, एक ही माइक्रोब होता है LAB, तो LAB का फुल फॉर्म क्या है, ठीक है, ये ज़रूर बताओ। और इसको अगर जो मतलब जो मिल्क होता है, ठीक है, मिल्क से जब कर्ड बन जाता है तो कर्ड में क्या ज़्यादा बेनिफिशियल्स होते हैं इंस्टीड ऑफ मिल्क, ठीक है। फिर 5 नंबर का क्या है, रोल ऑफ माइक्रोब्स इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट में क्या क्या माइक्रोब का रोल होता है। उसके बाद में आ जाती है नेक्स्ट यूनिट 4th, तो आई थिंक वी शुड कवर दीज नेक्स्ट यूनिट्स एंड देयर चैप्टर्स इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और ये वीडियो कंप्लीट देखने के बाद में अगली वीडियो ज़रूर देखना क्योंकि उसमें भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स दे रखे हैं। ओके।